देश की बारीकियों में हम अब बात करने वाले हैं आपके रिटायरमेंट प्लानिंग की, जहां पर नेशनल पेंशन सिस्टम, जी हां, एनपीएस पर हम बात करेंगे। और एनपीएस की आज की जो हमारी पाठशाला है, हमारे साथ बेहद खास मेहमान है जो न सिर्फ आपके तमाम पूछे गए सवालों के जवाब देंगे, बल्कि एनपीएस एज ए रिटायरमेंट प्रोडक्ट क्या क्या सुविधाएं आपको देता है, किस तरह से ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि रिटायरमेंट को लेकर आपका जो कॉर्पस है वो पूरा हो सके। हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पीएफआरडीए की सीजीएम मोनू फोकॉन सर जुड़ गए हैं। मोनू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और एनपीएस एक बहुत अहम रिटायरमेंट टूल लोगों के पोर्टफोलियो में बनकर उभरता हुआ अब दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत बुनियादी बातें हैं मोनू जी, जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं और निवेश करने से पहले कंफ्यूज रहते हैं। मैं चाहती हूं कि आज हम उन बारीकियों पर और उन कंफ्यूजन्स पर फोकस करें। पहला सवाल तो मुझे आपसे यही पूछना है, क्योंकि आप एक ऐसी संस्था से हैं जिसके अंतर्गत एनपीएस आता है, आपके पास बहुत सारे सवाल आते होंगे निवेशकों के, लोगों के जो एनपीएस में शायद निवेश कर चुके हैं या निवेश करना चाहते हैं। सबसे आम सवाल या सबसे आम दिक्कत जो आपको लगता है कि लोगों को लोग पेश आ रहे हैं, उनके सामने आ रही है, खड़ी हो रही है, वो कौन सी है? जो अभी स्कीम जुड़ने के सवाल आते हैं, पहले जो आसान सवाल होती हैं, कैसे जुड़नी है और इसमें टैक्स बेनिफिट कैसे मिलती है, तो वो सब आसान सवाल होती हैं। इसमें सबसे तकलीफ सवाल जो मतलब है, तो उसमें आते हैं कि ठीक है, मैं स्कीम तो ज्वाइन कर लूंगा, जुड़ जाऊंगा इस स्कीम में, लेकिन मुझे पेंशन कितनी मिलेगी? तो ये सबसे टफ क्वेश्चन होती है हमारे लिए, क्योंकि ये एक ना स्कीम जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन। इसमें हम बोलते हैं कि आप जितनी कंट्रीब्यूशन करेंगे उस स्कीम के अंदर, इसकी आप जो निवेश कैसे करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट में करेंगे, आप लास्ट में मैच्योरिटी में आप कितनी परसेंटेज आपकी कॉर्पस की एन्युटी लेंगे। तो ये सब सवाल ना बहुत ही बारीकी से समझाना पड़ता है कि फाइनली मुझे कितनी पेंशन मिलेगी। तो हम बोलते हैं कि आप कितनी कंट्रीब्यूट करोगे, दैट इज वन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट होती है आप कैसे इन्वेस्ट करोगे जो कंट्रीब्यूशन जा रही है, कौन सा एसेट क्लासेस में। और लास्टली होती है आप कितनी परसेंटेज, आपका जो कॉर्पस बनेगा एट 60 ईयर, 7 साल में आप कितनी परसेंटेज उसको यूटिलाइज करेंगे एन्युटी खरीदने के लिए। चलिए, लेकिन यहाँ पर अब मैं थोड़े से बेसिक्स में आना चाहती हूँ, क्योंकि दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि एनपीएस काम कैसे करता है। टियर 1 टियर 2 अकाउंट जो कि आप अमूमन सुनते आए हैं, उनका मतलब क्या है। शुरुआत करते हैं एनपीएस के ढांचे से। और मेरे ख्याल से मोनू सर, ये ऐसी हमारी एक्सरसाइज है जो हमें आने वाले बहुत हफ्तों में लगातार करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि ये बारीकी से और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, लोगों को वही शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो एनपीएस का स्ट्रक्चर मुझे समझाइए। स्ट्रक्चर से मेरा कहने का मतलब है कि कैसे आपके पैसे निवेश किए जाते हैं, कहाँ निवेश किए जाते हैं, किस तरह से हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपनी रखनी चाहिए। ढांचा क्या है इस स्कीम का? बेसिकली ना एक जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ग्लोबली यही कॉन्सेप्ट आया है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान है। मतलब इस पेंशन के लिए एम्प्लॉय नहीं तो सिटीजन्स अपना पेंशन के लिए खुद अपने की एक कॉर्पस तैयारी करते हैं। सो दैट इसीलिए उसको बोलते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन। तो इसमें क्या होती है कि आप स्कीम में जुड़ जाइए। स्कीम का जुड़ जाने के लिए दो ही कंडीशंस रहते हैं, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन होता है कि 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम 70 इयर्स तक आप जुड़ सकते हैं स्कीम में। तो ये दो कंडीशंस होते हैं जुड़ने के लिए स्कीम के अंदर। एक बार आपने स्कीम में जुड़ गया तो आपकी अकाउंट एक खुल जाती है, जो पेंशन अकाउंट है वो टायर 1 हम लोग सिस्टम में नॉमेनक्लेचर देकर रखे हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इसी टायर 1 अकाउंट में जो पेंशन अकाउंट हुआ है वो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है, वो खुद की अपनी नाम से होती है। और ये ना
आपका एक जो नंबर दिया जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप पोर्ट करते हैं ना, मतलब जैसे फोन नंबर होती है जो कांस्टेंट रहती है, ये कांस्टेंट रहेगा आपके पूरी एम्प्लॉयमेंट लाइफ के, वर्किंग लाइफ के अंदर। तो इसमें आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे 60 इयर्स तक। तो ये जो कंट्रीब्यूशन जो होती है सब्सक्राइबर के ऊपर, उनकी पूरी चॉइस है ये इन्वेस्टमेंट कैसे होंगे। हम लोग ऑप्शंस देके रखे हुए हैं, इक्विटी 75% तक इन्वेस्ट हो सकती है, मतलब अपने 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, उसकी 75 रुपए इक्विटी में ही जा सकते हैं मैक्सिमम, और बाकी जो अमाउंट है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा सकती है। नहीं तो रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड और 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा दे सकते हैं, मतलब जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो ऐसे इन्वेस्ट होंगे। और 5% हम लोग बोले हुए हैं कि मैक्सिमम आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में भी डाल सकते हैं। सो रिस्क एपिटाइट के अनुसार आपको ये चूज करना पड़ेगा कौन सा पोर्शन कितने में जाएंगे। यदि कोई सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मुझे इतनी आती नहीं है, तो हम 3 ना लाइफ साइकिल फंड बना के रखे हुए हैं, ऑटो साइकिल मतलब ऑटो पोर्टफोलियोज, जहां इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्रोपोर्शन डिफाइंड होते हैं। मतलब एक है जो एग्रेसिव फंड है वो सब 75% इक्विटी होती है, जो मॉडरेट है वो 50% इक्विटी है, एक कंजर्वेटिव फंड है जो 25% इक्विटी होती है, बाकी आपको डेट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगती है। तो जैसे ने अपनी इसको कॉन्ट्रीब्यूशंस को जैसे ही अपने एसेट एलोकेशंस में डिवाइड किया हुआ है, उसी हिसाब के आपका रिटर्न्स होगा। यहाँ पर मार्केट्स में ज्यादा बोलते, मतलब ये कहावत होती है, जितनी रिस्क लेंगे उतनी रिटर्न्स आती है, मतलब हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। सो रिस्क एपिटाइट के अनुसार आपको ये चूज करना पड़ेगा। सो वंस ये चूज हो गया और जैसे भी इन्वेस्ट हो गया, उसमें ऊपर आपके रिटर्न्स आएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस जाते रहेंगे, रिटर्न्स आते रहेंगे, तो कॉर्पस बढ़ती जाएगी। तो अल्टीमेटली मेच्योरिटी होना है, इसको मेच्योरिटी तो आनी है, तो 60 इयर्स हम लोग मानते हैं कि नॉर्मल मेच्योरिटी है, इसको पैसा को कस्टमर सब्सक्राइबर्स ले सकते हैं। इसमें बोलते हैं कि जितनी भी कॉर्पस उसमें हो गया, 60% हम लोग उनको कैश में देंगे, उनकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे मैक्सिमम, और 40% उनको एन्युइटी प्लान एक खरीदना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि वहीं से ही पेंशन आपको डिराइव होगी। अब ये टियर 1 और टियर 2 जो खाता होता है मोनू सर, ये कितना ज़रूरी होता है? कौन सा खाता ज़रूरी है? हम जो निवेश करेंगे वो निवेश जो है वो किस खाते से जाएगा? इन दोनों अकाउंट्स का महत्व क्या है पूरे एनपीएस के पोर्टफोलियो में? तो ये जब आप स्कीम से जुड़ते हैं तो टायर 1 अकाउंट ऑटोमेटिक खुली जाती है, वो पेंशन अकाउंट हो गया। टायर 2 जो है वो ऑप्शनल अकाउंट है। टायर 1 क्या होते हैं कि इसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस है विड्रॉयल करने के लिए। विड्रॉयल इन द सेंस कि आप जब भी जुड़ जाते हैं, आपको 3 साल के बाद आपका खुद का ही कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग देंगे विड्रॉ करने के लिए 25%, और उसके विशेष कारण भी है, जैसे आपकी बेटे का मतलब बच्चों की शादी होगी, पढ़ाई होगी, घर खरीदना हुआ, इलनेस हो गया फैमिली में, तो उस कारण के 7-8 कारण से उसके लिए ही आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं टायर 1, बिकॉज उसमें कॉर्पस बढ़नी है और वहीं से पेंशन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव वही है। टायर 2 इसलिए बना था क्योंकि ये एनपीएस जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट पुरानी पेंशन को रिप्लेस किया था। तो उसमें होते थे कि एक पीएफ और जीपीएफ, एक कॉन्सेप्ट होता था जीपीएफ जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है, वहां से पैसा विड्रॉ भी हो सकता था। तो उसको कंपेंसेट, जीपीएफ को कंपेंसेट करने के लिए ये टायर 2 दिया था ऑप्शनल। तो इसमें ऑप्शनल में क्या है, जो भी सुविधा है, जो भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, सब इसमें टायर 1 में जो पेंशन अकाउंट में टायर 2 में है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप सब्सक्राइबर खुल भी सकते हैं, नहीं भी खुल सकते। तो इसका महत्वपूर्ण ये है कि इसमें आपको फ्रीली विड्रॉएबल है, इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप कभी भी जमा कर सकते हो, कोई लिमिट्स नहीं है। मिनिमम से मिनिमम 250 रुपए, अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपए ये टायर 2, और उसको आप निवेश करते रहिए और उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें एक ही चीज है कि जो कंट्रीब्यूशन जाएगी उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है, जैसे हम लोग का एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट है अंडर एटीसीसी D2, D1 में भी है 50,000 का। एटीसीसी D2 में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो महत्वपूर्ण मतलब जो टैक्स छूट है वो सब टायर 2 में नहीं है, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। टायर 1 में ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जा सकता है, टायर 2 में नहीं।
अच्छा, बोलो सर, ये बताएं फिर टैक्स इम्प्लीकेशंस जो हैं वो किस खाते में लगते हैं और कैसे लगते हैं? सब टायर वन में ही सब कुछ बेनिफिट है। टायर कंट्रीब्यूशन जो करते हैं उसको फर्स्ट जी। बेनिफिट आता है एटीसीसी D1। एटीसीसी में ही एटीसी में ही अंदर आता है 1.5 लाख के अंदर जो भी बाकी इन्वेस्टमेंट्स है, हमारा एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स भी उसमें ही इंक्लूडेड है। एक हम्म। एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट जो है एटीसीसी D1B में है, उसमें क्या होती है कि 50,000 सब्सक्राइबर को एक्स्ट्रा टैक्स छूट आती है, डिडक्शंस मिलती है। यदि हम लोग इन सिंपल टर्म्स बताते हैं, सब्सक्राइबर्स को 2 लाख तक डिडक्शंस ले सकते हैं एनपीएस सब्सक्राइबर। और यदि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो एटीसीसी D2 के अंदर आते हैं, उसमें ये बेनिफिट आते हैं कि एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, तो 10% ऑफ बेसिक एंड डीए का वो भी डिडक्शंस अलाउड है। यदि आपका मतलब कॉस्ट टू द कंपनी जो हम लोग आजकल बोलते हैं कॉस्ट टू द सीटीसी होते हैं 10 लाख हो गया, तो 10% ऑफ दैट 1 लाख तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, सैलरी 9 लाख हो जाएगी टैक्सेबल सैलरी। इन सिंपल टर्म्स में ये बताना चाहता था। अच्छा, बोलो सर, ये बताएं कि अब अगर किसी शख्स ने एनपीएस में निवेश किया है और उन्हें अपना जो एलोकेशन है, जो अपना एक्सपोजर है वो बदलना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है इस पूरी स्कीम में? किस किस एज तक आप अपनी जो पोर्टफोलियो की जो एलोकेशन है, एक्सपोजर है परसेंटेज वाइज, वो बदल सकते हैं? पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आप कभी भी बदल सकते हो, 4 बार 1 साल में। ऐसा नहीं है कि हमने जो पहले ही चूज कर लिया वो हमेशा रहेगा ना, वो हम लोग कभी भी बदल सकते हैं। जैसे हमने बोला है कि एक्टिव चॉइस, हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जब हम बोलते हैं कि मेरी कंट्रीब्यूशन की इतनी परसेंटेज इक्विटी में जाएगा, इतना परसेंटेज कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा, इतना परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा, तो ये बोलते हैं हम एक्टिव चॉइस, ये बदल सकते हैं। और जो ऑटो चॉइस है 3 मैंने बताया, एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव, उसमें भी आप दे सकते हो। तो ये सब बदलाव कर सकते हो 1 साल में 4 बार, 4 टाइम्स इन अ ईयर। एंड हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास 10 फंड मैनेजर है तो एक को चुनना है, ये भी आप बदल सकते हो 1 साल में 1 बार। तो अब ये मुझे बताएं कि जिस तरह से आप एनपीएस में निवेश करते हैं, फंड मैनेजर बदलाव करते हैं, तो ये बदलाव करने की जो पूरी प्रक्रिया है ये कैसे होती है? जब आप एक फंड मैनेजर से निकल कर दूसरे के पास जाते हैं तो जो पैसे निकलते हैं या पैसे निकलते हैं या ये निकलते हैं, ये सिलेक्शन कैसे होता है? ये बस आप ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं? क्या आप हमारा क्या जो अकाउंट है ये ना 24/7 आपको दिखेगा, मतलब आप ना एक्सेस मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, हमने वेब लॉगिन देके रखा हुआ है, यूजर आईडी आपका होता है, जो जो अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रैन बोलते हैं, जो नंबर आपको मिलती है जिस टायर 1 अकाउंट का, टायर 2 का अकाउंट का एक ही नंबर होती है, तो उस नंबर ही यूजर आईडी होता है। और पासवर्ड आप भूल भी गया तो वो तो मेल में आ जाता है, भूल भी गया तो उसको ऑटो जनरेट कर सकते हैं, आपका फोन नंबर में ओटीपी आ जाएगा, वो डाल के आपको रीसेट कर सकते हैं। तो एक बार लॉगिन हो गया वेब लॉगिन से, मतलब इंटरफेस से, तो आप वहीं से बदल सकते हैं। और दूसरी है उपाय है कि आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, हमारा मोबाइल ऐप है, उसमें भी लॉगिन करके वहां से भी चेंज कर सकते हैं पेंशन फंड मैनेजर और एसेट एलोकेशन। और नहीं तो ये बोलो सर। दोनों मतलब जी। सुविधाएं है नहीं तो किसी के पास, तो वो अपने पॉइंट ऑफ प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, हमारे 90 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है जिनका 1 लाख करीब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, तो उनमें किसी में जाकर के एक फॉर्म भर के देने से हो जाए। बोलो सर, एनपीएस का जो खाता है क्या हम ऑनलाइन खोल सकते हैं? हाँ जी, वो खोल सकते हैं, आधार के थ्रू अच्छा। मतलब खोल सकते हैं। उसके बाद हमने डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स दे के रखे हुए हैं, आपने जैसे ड्राइविंग लाइसेंस दे के रखे हुए हैं, उससे भी खुल जाती है। नहीं तो CKYC के जो आइडेंटिफायर नंबर देते हैं उससे भी खुल सकती है। आप किसी म्यूचुअल फंड के सब्सक्राइबर है तो आपका कोई आइडेंटिफायर होगा KRA के साथ, जो रिकॉर्ड कीपर्स है मतलब म्यूचुअल फंड्स का, उनका आईडी दे करके भी खोल सकते हैं। मुझे ये तो बताएं कोई कि क्या हम पेपर जमा जी। करने की कोई जरूरत भी नहीं है, मतलब पेपरलेस ऑनलाइन आप ई साइन भी कर सकते हैं, उसमें मोबाइल ओटीपी आ जाता है, मेल में भी ओटीपी आता है, उसमें भी कर सकते हैं। नहीं तो
आधा रीसाइन भी कर सकते हैं। सो पेपरलेस मतलब 5 मिनट के अंदर आप एक अकाउंट खोल सकते हो ऑनलाइन। मोनू सर, ये बताएं मुझे कि खाता खोलने के बाद जो निवेश राशि होती है, क्या हमें वो एक साथ लमसम डालनी होती है या हम किश्तों में डाल सकते हैं, या SIP का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं NPS में? आप सभी सुविधा ले सकते हैं। एनपीएस में इतने फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ 500 रुपये चाहिए। अच्छा। बाद में आप किसी भी अमाउंट कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग ने कोई लिमिट भी नहीं रखा हुआ है कि आप इस साल भर भी इतना कर सकते हैं। देयर इज अनलिमिटेड, मतलब आप थियोरेटिकली बताएं तो डेली आप जमा कर सकते हैं और उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ इनकम मतलब सोर्सेस शुड सपोर्ट, मतलब इनकम सोर्स होगा तभी वो कर पाएगा। तो वी एनकरेज दैट कि जैसे SIP खोलना सबसे अच्छा सी चीज होता है, क्योंकि सिस्टम आपको एक बिहेवियर हो जाती है, आपको एक मजबूरी हो जाती है कि इनकम आए, मैंने एक उसकी प्रोपोर्शन रख दी, सेविंग करके इन्वेस्ट कर दिया, तो ये प्लानिंग होती है। यदि कोई एक्स्ट्रा कैश फ्लोज भी आ गया, उसको भी आप उसमें डाल सकते हैं। ऑलराइट मोनू सर, सवाल जी। अब कोई मुश्किल आ गई, मतलब अब इस बार मेरी बिजनेस अच्छी चीज चली, साइकिल अच्छा नहीं है मेरी बिजनेस साइकिल की, मेरी की थोड़ा कैश फ्लोज की सुविधा है, तो इस साल मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। मान लीजिए कि 2-3 महीने में कंट्रीब्यूट नहीं कर, पूरी साल भर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, कुछ नहीं। अमाउंट जो राशि है वो इन्वेस्टेड रहेगा, उसमें रिटर्न्स आते रहेंगे, उसके लिए कोई पेनल्टी भी नहीं है। ऑलराइट मोनू सर, आप जब भी आते हैं तो हमारे पास समय कम पड़ जाता है, सवाल इतने सारे हैं, जानकारी आपसे इतनी चाहिए कि समय पूरा नहीं हो पाता। लेकिन फ़िलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। आने वाले वक्त में आपसे फिर जुड़ेंगे और भी मुद्दों पर बात करेंगे NPS को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद शो पर शिरकत करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार न सिर्फ दर्शकों के सवालों के हम जवाब देंगे, बल्कि मिड कैप सेक्टर की चाल किस ओर जा रही है और आपके मिड कैप फंड को किस तरह से जांच परख कर अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालना चाहिए या इसमें निवेश राशि बढ़ानी चाहिए, जानेंगे सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़ जा रहे हैं जो हमारा WhatsApp नंबर है, और इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। मिलती हूँ